देखने को मिली। पूरी डिटेल्स के साथ प्रियंका हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। प्रियंका, बताइए। बिल्कुल, देखिए आज बाजार में आपको क्योंकि एक व्यू ये भी निकल कर आ रहा था कि शायद बाजार एक रेंज में रहेगा, तो शुरुआत के फर्स्ट हाफ में कुछ देर तक आपको रेंज में ज़रूर बाजार देगा। लेकिन कल भी अगर आपको याद होगा तो 2 बजे के बाद और 3 बजे के बाद तो अच्छी खासी एक मूवमेंट देखने को मिली थी, तेज़ दिखी थी आपको मूवमेंट। इंडेक्स में बाइंग नीचे से आई लेवल से, और हमने कल देखा भी था एफआईज की बाइंग देखने को मिली थी। और आज भी आपको उसी तरह से क्लोजिंग के वक्त और तेज़ दिखे। 17,600 के ऊपर आप क्लोज हुए। एक्सपायरी वीक है, और क्योंकि ये मंथली एक्सपायरी भी है, सिर्फ वीकली एक्सपायरी नहीं है, ये वीक मंथली एक्सपायरी भी है, और नई सीरीज शुरू हो जाएगी शुक्रवार से, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट भी था इस लिहाज से। आज जो बड़े मूव्स देखने को मिले वो न्यूज़ ड्रिवन स्पेस था, पूरा ही मीडिया स्पेस में आपने देखा एनडीटीवी की न्यूज़ आई, और उसके बाद आपको मीडिया एनडीटीवी हो, जी हो, सन टीवी हो, इन सब में तेज़ी देखने को मिली। मीडिया सेक्टर फर्स्ट पुलर था आज के लिए। रियल एस्टेट स्पेस में अच्छे मूव्स निकल कर आए। उसके बाद मेटल और पीएसयू बैंक ने लीड किया। आज क्लियरली फिर से बैंक्स में आपको एक अच्छी आउट परफॉर्मेंस दिखी, और स्पेशली मिड कैप पीएसयू बैंक्स में। और एक कल की रैली थी जो आज भी एक्सटेंड हुई, फॉरवर्ड हुई। निफ्टी के काउंटर्स की आप बात करें गेनर्स की, तो अपोलो हॉस्पिटल, इंडसइंड बैंक, ओएनजीसी, एनटीपीसी और ग्रासिम जैसे काउंटर्स, क्योंकि ब्रेंट अब फिर से ऊपर की तरफ मूव दिखा रहा है, $100 के ऊपर चला गया, तो आपको जितने भी ऑयल रिफाइनरिंग काउंटर्स हैं, पेट्रोकेम काउंटर्स हैं, ऑयल प्रोड्यूसर्स हैं, उनमें फिर से एक तेजी का ट्रेड दिखाई दे रहा है, और ओएनजीसी तो टॉप गेनर भी था। मिड कैप स्पेस में आरबीएल बैंक, यहाँ बड़ी मूव्स देखने को मिली, 15% की तेजी। वरुण बेवरेजेस में सिर्फ 1 या 2 दिन आपको डेंट दिखा होगा, उसमें सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग हुई होगी, अब फिर से आपको वो काउंटर तेज दिखाई दे रहा है। उसके अलावा सन टीवी, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक हो, फेडरल बैंक ऑफ बड़ौदा, इन सब में आपको अच्छी मूव्स दिख रही हैं। एफएनओ में भी आपने देखा कि कैनफिन होम्स हो, नौकरी हो, पीईएल, इनमें आपको लॉन्ग्स बनते हुए दिखाई दे, यहाँ तेजी देखने को मिली। और अदानी पैक से अदानी एंटरप्राइज, वहाँ पर 3% की मूव दिखी, और लास्ट हाफ एन आवर में वहाँ पर भी बड़ी मूव देखने को मिली। सेक्टर्स तो क्लियरली आज जो लूजर थे, जिन्होंने ड्रैग किया बाजार को नीचे की तरफ, उसमें आईटी और फार्मा स्पेस थे, क्योंकि बाजार डिफेंसिव मोड में था ही नहीं, तो फार्मा आज पुल बैक पे, आज बैकफुट पे था, और साथ ही आईटी स्टॉक्स में भी आपको आज फिर से ड्रैगर्स देखने को मिले। देखना होगा, इंटरेस्टिंग होगा कि कल एक्सपायरी किन लेवल्स पर होती है। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका ये सारी जानकारी देने के लिए। तो उतार चढ़ाव तो रहा, लेकिन एक दायरा था जिसके बीच बाजार कारोबार करता हुआ दिखाई दिया, और एक्शन भी कहा था वो भी आपको प्रियंका बता रही थी। चलिए अब दोनों ही एक्सपर्ट को भी शामिल कर लेते हैं, और हमारे साथ हेम सिक्योरिटीज से आस्था जैन जुड़ चुकी हैं, और तनिषा एकेडमी से नितिलेश पावस्कर भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है शो पर। नितिलेश, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे और एक टेक्निकल चेक लेना चाहेंगे मार्केट पर। आज जिस तरह का मोमेंट था, क्लोजिंग हरे निशान में हुई, लेकिन अब कल के लिए कैसे तैयारी करें, क्योंकि कल सीडीसी एक्सपायरी भी है, तो उस लिहाज से कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे जिसको कि आप वॉच करेंगे, और एक्सपायरी किन स्तरों पर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? अगर हम लोग बाजार की बात करेंगे तो आज का दिन पूरा एक सीमित दायरे में देखने को मिला। ना ऊपर में कुछ बाइंग का मोमेंटम था, ना नीचे में कुछ सेलिंग का प्रेशर देखने को मिला। ये जो एक्सपायरी का वीक है, इसको जाने देते हैं। अगला जो पड़ाव होगा मेरे हिसाब से 17,710 से लेके 17,730, यहाँ पे एक गैप पेंडिंग है, और वो मुझे लग रहा है कि अगर वहां पे मार्केट चला जाता है 17,710 से लेके 17,730, इस जोन में अगर मार्केट चला जाता है, तो वहां पे हमें क्या करना है, बिकवाली करके जाना है, और ऊपर में 17,865 का एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस क्या करना है, मेंटेन करना है। अगर हम लोग देखेंगे वहां पे 50% का एक रिट्रेसमेंट भी आ रहा है, कि लास्ट टाइम हम लोगों ने जब सेल कॉल दिया था, लास्ट शो में हम लोगों ने 17,900 से सेल कॉल देना शुरू कर दिया था, और 17,350 का हमारा एक टारगेट था। और अगर हम लोग वहां से देखेंगे तो एग्जैक्टली 50% का जो रिट्रेसमेंट आ रहा है, तो 17,680 से लेके 17,700 इस जोन के आसपास ही वो बन रहा है, और ऊपर में एक गैप भी है। अगर वो दोनों रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करते हैं, तो मार्केट फिर से यहाँ से यू टर्न ले सकता है। मैं यहाँ पे कोई भी फ्रेश लॉन्ग की सलाह नहीं दूंगा। एक अच्छी खासी रैली के बाद मुझे लग रहा है कि मार्केट थोड़ा सा थक चुका है, ऊपरी लेवल से काफी प्रेशर हमें देखने को मिल सकता है मार्केट में, तो लॉन्ग ना करें। 17,710 से लेके 17,730 इस लेवल में अगर मार्केट मिलता है, तो डेफिनेटली वहां पे सेलिंग करने की कोशिश करें। फ्रेश लॉन्ग्स को अवॉइड करें। जो भी आपके एग्जिस्टिंग लॉन्ग होंगे वहां पे आप प्रॉफिट बुक करके जा सकते हैं। नीचे में मेरा जो पहला टारगेट होगा वो होगा 17,550 का, और दूसरा जो टारगेट होगा वो होगा 17,450 का। इसके नीचे अगर मार्केट एक दिन भी क्लोजिंग दे देता है, तो डाउनसाइड जो ओपन होगी वो फिर से 16,800 की डाउनसाइड ओपन हो सकती है।
तो यहाँ पर बिकवाली का व्यू बन रहा है नीतीश की तरफ से। ऊपर की तरफ अभी फिलहाल खरीदारी करने की कोशिश ना करें, क्योंकि एक बार मार्केट नीचे के लेवल को टेस्ट कर सकता है, वो लेवल्स भी आपको बता दिए गए हैं। नीतीश आपसे बैंक निफ्टी पर भी व्यू लेंगे, लेकिन आस्था आपसे एक बार बैंकों पर आए लेंगे। आज हमने देखा कि तमाम बैंकों में काफ़ी शानदार तेज़ी देखने को मिली, उसके आगे हम डिस्कस भी करेंगे कि इसके पीछे की वजह क्या थी। बट ये जो बैंकों में आप तेज़ी देख रही हैं, कितनी टिकाऊ आपको लग रही है, और आगे अगर किसी में एंट्री करनी हो तो इस स्पेस से कौन सा बैंक है जो आपको इस वक्त इन स्तरों पर पसंद आ रहा है? गुड इवनिंग पूजा। देखिए, बैंक्स तो काफी टाइम से सबके रडार पे हैं मेरे हिसाब से। सभी इन्वेस्टर्स, चाहे से वो रिटेल हो चाहे से इंस्टीट्यूशंस हो, बैंक्स में और जिस तरह से नतीजे आ रहे हैं, बहुत बढ़िया यहाँ पे ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है, क्रेडिट ग्रोथ। और इनफैक्ट आगे जाते हुए भी जो क्रेडिट ग्रोथ गाइडेंस है वो यहाँ पे बैंक्स लगातार अच्छी दे रहे हैं। उसके साथ जीएनपीए एनएनपीए रेशियोज, जो किसी भी बैंक को आंकने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स रहते हैं असेट क्वालिटी को लेके, वहां पे भी हम एक सुधार देख रहे हैं, और जहां सुधार नहीं है वहां पे एक स्टेडीनेस है। तो ऑल इन ऑल मेरे हिसाब से बैंक्स अभी यहाँ पे एज अ होल काफी बढ़िया एक सेक्टर लगता है, और आगे भी ये तेजी बनी रहेगी। मुझे लगता है कि आगे जाते हुए बैंक्स और भी बढ़िया नतीजे पेश करते हुए नजर आएंगे, और पसंदीदा चॉइस तो आईसीआईसीआई बैंक रहेगा, और पीएसयू बैंक में एसबीआई रहेगा। आईसीआईसीआई बैंक की बात करें तो जिस तरह से इन्होंने एसएमई बुक बहुत बड़ी बनाई थी, और जो ग्लोबल एक्सपोजर था, आउटसाइड इंडिया का जो इनका एक्सपोजर था, उसकी वजह से यहाँ पे असेट्स में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी इनके जीएनपीए और एनपीए में, लेकिन अब वो पूरा क्लीन अप हो चुका है, सुधार हो चुका है, और बैंक पॉइज्ड है एक स्ट्रॉन्ग रन अप के लिए। तो मैं प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग में तो आईसीआईसीआई बैंक के साथ जाना चाहूंगी, और पब्लिक सेक्टर बैंक में एसबीआई के साथ। ओके, तो आईसीआईसीआई और एसबीआई स्तरों पर भी काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहे हैं, आप लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर नजर रख सकते हैं। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं और फोकस करते हैं बाजार की दिग्गज कंपनी रिलायंस पर। रिलायंस की एजीएम का सभी को इंतजार है। 29 अगस्त को कंपनी की एजीएम होने वाली है, और काफ़ी सारी एक्सपेक्टेशंस और कयास लगाए जा रहे हैं इस एजीएम में क्या कुछ निकल कर आता है। एजीएम की एक्सक्लूसिव डिटेल्स के साथ नयनतारा राय हमारे साथ जुड़ गई हैं। नयनतारा, बताइए क्या कुछ डिटेल्स हैं, क्या आउटकम एक्सपेक्टेड है रिलायंस के एजीएम से? आज आप सबके लिए हम एक बहुत ही बड़ी खबर ला रहे हैं एक्सक्लूसिवली आरआईएल की एजीएम के बारे में, जो हर साल शेयर होल्डर्स की बैठक होती है। इस बारी मंडे अगस्त 29 को है, और हम ईटी नाउ स्वदेश में आपके लिए एक्सक्लूसिव जानकारी ला रहे हैं कि हमें क्या क्या पता लगा है। हमें ये पता लगा है कि मार्केट की तो ये एक्सपेक्टेशन है कि शायद एजीएम में अगस्त 29 को कुछ अपडेट मिलेगा कि रिलायंस जियो का आईपीओ कब होगा, रिलायंस रिटेल का डीमर्जर कब होगा, और फिर लिस्टिंग कब होएगी। हमें अपने सूत्रों से ये पता लगा है कि शायद एजीएम स्पीच में मुकेश अंबानी इसके बारे में अपडेट नहीं देंगे, तो आप को नहीं एक्सपेक्ट करना चाहिए कि हमें आईपीओ टाइमलाइन मंडे को पता लगेगी जब हम जियो और रिलायंस रिटेल के बारे में बात करें। फर्स्ट स्टोरी है। दूसरी बात, मार्केट चाहते हैं कि कोई सक्सेशन प्लानिंग के बारे में बात किया जाए। याद रखें, मुकेश अंबानी ने खुद बोला था कुछ समय पहले कि अब टाइम आ चुका है कि एल्डर्स बच्चों के लिए स्पेस बनाएं, पर हमें सूत्रों से ये पता लगा है कि उसमें कुछ ज़्यादा सक्सेशन प्लानिंग की बात नहीं होगी, लेकिन हाँ, नेक्स्ट जनरेशन का क्या काम होगा, क्या रोल होंगे, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में, उसकी बातचीत होएगी। तो जो आकाश अंबानी का रोल होगा जियो में, उसके बारे में बातचीत होगी। क्लियर कट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड रोल्स। ईशा अंबानी जो उनकी बेटी हैं, उनकी क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी रिलायंस रिटेल के लिए, वो भी शायद मुकेश अंबानी उसके बारे में बात करें। अनंत अंबानी, उनका रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ न्यू एनर्जी में क्या होगा। हमको यही पता लगा है कि वो आजकल न्यू एनर्जी में काम करेंगे, और उसकी बारे में बातचीत होगी। लेकिन ज़रूरी यही है कि मुकेश अंबानी विल रिमेन एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स, वही रहे जो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को लीड करेंगे, और नेक्स्ट जनरेशन का जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसके बारे में शायद बातचीत होगी। जो दूसरी चीज़ हमें पता लगी है कि काफ़ी स्पीच में 5G के बारे में बातचीत होगी। 5G का जो ऑक्शन है उसमें जो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का बिड है वो 18,000 करोड़ के आसपास है। अभी तक कंपनी से कुछ प्रॉपर कैपेक्स की बातचीत नहीं हुई है, शायद उस पर अपडेट होए। रोल आउट टाइमलाइन कब होगा, कब हमें जियो का 5G सर्विस शुरू होगा, उसके बारे में बातचीत होगी। ये भी पता लग रहा है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ बहुत गर्व से बातचीत करना चाहेंगे कि जो सबसे पहला 5G नेटवर्क इंडिया से है, रिलायंस बिल्ड कर रहा है, उसके बारे में बातचीत होगी। दूसरा, न्यू एनर्जी।
ये है न्यू वर्टिकल रिलायंस के लिए। उन्होंने पहले भी बोला है कि कुछ सालों में वो 70,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करेंगे, उसके बारे में भी डिटेल्स होंगी। जब हमने रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को कांटेक्ट किया, उन्होंने कोई कमेंट नहीं दिया। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया नयनतारा ये सारी जानकारी देने के लिए। तो रिलायंस की ईजीएम में 5G रोल आउट को लेकर फैसला आ सकता, कुछ आउटकम आ सकते हैं। न्यू एनर्जी बिजनेस पर उनका फोकस रह सकता है। फिलहाल रिलायंस जियो के आईपीओ से जुड़ा कुछ अपडेट या कुछ डिस्कशन उस पर ना हो, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट होगी कि नेक्स्ट जनरेशन के क्या प्लान्स होते हैं, अपने सक्सेशन प्लान्स किस तरह से होते हैं, ईशा आकाश और अनंत अंबानी की भूमिका यहाँ पर क्या होती है, इस पर कुछ बड़े अपडेट्स आ सकते हैं रिलायंस की एजीएम में। आस्था, आपसे व्यू लेना चाहेंगे एक बार रिलायंस पर, सबकी नज़र है। आप क्या कुछ इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट होंगे जिसको कि आप कीनली वॉच करेंगी, क्या उम्मीदें कर रही हैं आप रिलायंस की एजीएम से? जी बिल्कुल, यहाँ पे रिलायंस की एजीएम बिल्कुल यहाँ पे हम लोग भी कीनली वॉच कर रहे हैं। इनफैक्ट जिस तरह से शेयर जो रिलायंस जियो का है और रिटेल का है, वो हम देख रहे हैं कि पिछले सालों में, कुछ सालों में बढ़ रहा है। तो वहां पे भी और क्या डेवलपमेंट होते हुए नजर आएंगे, हमें वो देखना है। वो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे हो सकता है। दूसरी तरफ केपिक्स करने की भी बात यहाँ पे कंपनी ने किया था, तो वहां पे भी क्या कंपनी इनसाइट्स और डिटेल में देती है, वो देखना होगा। क्योंकि जो रिलायंस की अभी एनुअल रिपोर्ट भी जहाँ पे आई थी, वहां पे जो हमने स्टडी किया उसमें यही निकल के आया कि इनफैक्ट बोरोइंग्स भी यहाँ पे जंप अप हो रही हैं केपिक्स के चलते। तो ये कुछ और चीजें हैं जिसपे कि मेरी नजर रहेगी। और इनफैक्ट यहाँ पे जिस तरह से नयनतारा जी ने काफी डिटेल में बताया, तो वो तो एक इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा हम ये वाले पैरामीटर्स भी देखने जाएंगे, लेकिन फिर भी ऑल इन ऑल मैं अभी भी रिलायंस पे पॉजिटिव ही हूँ, और यहाँ से मैं अच्छा खासा अपसाइड देखती हूँ। इनिशियल टारगेट तो 2800 से 2900 के रहेंगे। ऑलराइट, तो ये टारगेट्स रिलायंस के लिए और व्यू भी आपको बता दिया गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और फोकस करते हैं पेपर शेयरों पर। और आज हमने देखा कि वहाँ पर भी काफ़ी अच्छी तेज़ी थी। वेस्ट कोस्ट पेपर, जेके पेपर में 3 से 6% तक का उछाल आज के सेशन में देखने को मिला। वजह जान लेते हैं कि इस तेज़ी के पीछे की वजह क्या है, और शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं डिटेल रिसर्च लेकर। शरद बताइए। पेपर स्टॉक्स जो है फोकस में रहने वाले, और यहाँ पे रिपोर्ट्स आ रहे थे कि वेस्ट कोस्ट पेपर मिल जो है, कंपनी ने इंडिकेट किया है कि सितंबर महीने से 3 रुपये प्रति केजी जो है प्राइस हाइक लेने वाली है। अब ये जो है लास्ट मंथ में भी कंपनी ने जो है हाइक ली थी 4 रुपये के अगस्त के महीने से, तो इसका इम्पैक्ट हो सकता है कि बाकी अन्य जो पेपर कंपनीज़ हैं वहाँ पे भी प्राइस इंक्रीज देखने मिल सकता है, और ये मल्टी मंथ लेवल पे हाईस पे जाने वाले हैं आपके प्राइसेस। सप्लाई डिमांड मिसमैच जो है ज़रूर रहने वाला है, ये चैनल चेक्स कह रहे हैं और डीलर चेक में भी, लेकिन ओवरऑल डिमांड बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है। और याद रखिए जो ग्रेड ए मिल्स होती हैं, जैसे कि आप जेके पेपर ले लीजिए, वेस्ट कोस्ट पेपर, आंध्रा पेपर, ये ग्रेड ए मिल्स होती है, इनकी कैपेसिटी लेवल्स अभी भी पीक पे है, सबसे ऊपर चल रही है। और डिमांड जो है ऑफकोर्स ऑफिस और स्कूल खुलने का जो इम्पैक्ट है वो सस्टेन कर रहा है। प्राइसेस की अगर बात करें प्राइसेस की, तो यहाँ पे प्राइसेस फर्म हैं थ्रू आउट द प्रोडक्ट कैटेगरीज, और ये एक्सपेक्टेड है कि अगले 2 या 3 तिमाही में भी जो है ये प्राइसेस फर्म रहने वाले हैं। हालांकि इंटरनेशनल प्राइसेस में ज़रूर थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई है, लगभग 10 से लेके 15% प्रीमियम पे चल रहे हैं अगर आप डोमेस्टिक प्राइसेस से उसको कंपेयर करें तो। तो 1 अगस्त से पेपर की कीमतें 4 रुपये प्रति किलो बढ़ाई गई और सितंबर में फिर से दाम बढ़ाने की बात की जा रही है, और इसके चलते आज हमने देखा कि पेपर शेयरों में शानदार तेजी देखने को मिली। नितिलेश, एक बार आपसे राय लेना चाहेंगे पेपर शेयरों पर। ये जो आज तेजी आई है, क्या कोई ट्रेड देख रहे हैं आप यहाँ पर, या फिर मुनाफा बुक करके ट्रेडर्स को निकल जाना चाहिए? अभी मैं वेस्ट कोस्ट पेपर का चार्ट देख रहा था, अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने को मिला था 390 से लेके 400 इस रेंज के ऊपर। अभी रैली जो है वो एक्सटेंड काफी हो चुकी है, ऑलमोस्ट 60 to 55% का एक मुनाफा उसने दे दिया है। अभी न्यूज भी आ चुका है, तो मेरे हिसाब से मुनाफा बांध लेना अच्छा होगा। यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, या फिर ट्रेडिंग बेसिस का स्टॉप लॉस, मतलब यहाँ से 5% नीचे का आप एक स्टॉप लॉस लगा के, मतलब 600 या फिर 590 का एक स्टॉप लॉस लगा के आप इसमें पोजीशंस को कैरी कर सकते हैं। लेकिन फ्रेश पोजीशंस यहाँ पे कुछ भी ना ले, रैली ऑलरेडी ओवर हो चुकी है।
ऑलराइट, तो ये व्यू पेपर स्टॉक्स पर आपको दे दिया गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक बार नज़र डाल लेते हैं पाम तेल में किस तरह का एक्शन देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर माना जा रहा है कि इसमें गिरावट की संभावना और बढ़ गई है, क्योंकि इंडोनेशिया ने एक्सपोर्ट टैक्स छूट की समय सीमा को बढ़ाकर 31 अक्टूबर कर दिया है। और ये अगर सेंटिमेंट के लिहाज से भी देखें और फंडामेंटल लिहाज से भी देखें तो एफएमसीजी कंपनियों के लिए काफ़ी अच्छी खबर है। तो पहले तो इस खबर की और डिटेल्स जान लेते हैं और इसके क्या मायने हैं, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा एफएमसीजी कंपनियों पर, ये समझ लेते हैं। और हमारे सहयोगी विश्व मोहन जुड़ चुके हैं पूरी डिटेल्स के साथ। विश्व मोहन, बताइए। देखिए, इंडोनेशिया ने जो फैसला किया है कि उन्होंने एक्सपोर्ट टैक्स पर जो है एक्सपोर्ट लेवी को 31 अक्टूबर तक पूरी तरह से ख़त्म करने का फैसला किया है। पहले 31 अगस्त तक ही वो छूट देने की तैयारी थी, लेकिन अब देख रहे हैं कि उनके पास सप्लाई इतनी ज़्यादा है और नए फ्रूट्स अगर फार्मर्स उन्हें खरीदने हैं तो पुराने रिजर्व को इंडोनेशिया को ख़त्म करना होगा। और यही वजह है कि इंडोनेशिया ने इस तरह के फैसले लिए और वो टैक्स छूट को जो राहत दिया है वो 31 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया है। दूसरी तरफ मलेशिया को देखें तो यहाँ भी इन्वेंट्री बढ़ रही है, करीब करीब 8 महीने की ऊंचाई पर वहाँ भी इन्वेंट्री है, वहाँ से भी एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। तो ओवर एक सप्लाई तेजी से ग्लोबल मार्केट में पाम तेल की आ रही। तो ऐसे समय में भारत जैसे कंज्यूमर्स के लिए जो सबसे ज़्यादा यहाँ पर पाम तेल की खपत होती है और इंपोर्ट सबसे ज़्यादा होता है, तो भारत जैसे देशों के लिए ये फ़ायदेमंद है। इसके अलावा एफएमसीजी कंपनियाँ जिनके लिए रॉ मटेरियल में पाम तेल काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है, चाहे वो पैकेज्ड फूड्स हो, किसी भी स्नैक्स हो, चॉकलेट हो, आइसक्रीम हो या कॉस्मेटिक्स हो, बहुत सारे होम केयर चीज़ें हैं जहां पर पाम तेल का इस्तेमाल होता है। तो एफएमसीजी कंपनियां खास करके HUL, ITC, ब्रिटानिया और नेस्ले जैसी कंपनियों को डेफिनेटली इसका फ़ायदा होगा। उनके अगर पाम तेल के दाम नीचे आते हैं तो उनको अपनी लागत कम करने में यहाँ मदद मिलेगी। ये एक अच्छी खबर है एफएमसीजी कंपनियों के लिहाज से। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विश्व मोहन ये जानकारी देने के लिए। तो पाम तेल सस्ता हो सकता है और उसका असर यहाँ पर एफएमसीजी कंपनियों पर पड़ सकता है। आस्था, आपने भी खबर को सुना, ये कितना बड़ा इम्पैक्ट डाल सकता है एफएमसीजी कंपनियों पर, कितना फ़ायदा इसको मिलता हुआ दिखाई देगा? आप इस खबर को कैसे देख रही हैं और इसका कितना असर देख रही हैं आप कंपनियों पर? जी बिल्कुल, देखिए पूजा, इंडिया जो है वो तकरीबन 13 से 13.5 मिलियन टन एडिबल ऑयल हर साल इंपोर्ट करता है। अब इस एडिबल ऑयल में अकेला पाम तेल है जो 63% यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट करता है। तो अब आप समझिए कि कितना बड़ा पार्ट हम यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं। जब मेरे हिसाब से न्यूज आई थी एक्सपोर्ट बैंक की, शायद ये एक अप्रैल में न्यूज आई थी, तब हमने देखा था कि एक शार्प फॉल हमने एफएमसीजी कंपनियों में देखा था, जिसमें कि सबसे ज्यादा गिरावट HUL, मैरिको, गोदरेज कंज्यूमर, ब्रिटानिया इनमें देखने को मिली थी। मेरे हिसाब से उसके बाद कंपनियों को वहां पे मजबूर होना पड़ा था कि उनको एक शार्प इंक्रीज लेना पड़ा था अपनी प्राइसेस में। तो उसकी वजह से भी मार्केट ने देखा था कि एक प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन ये बहुत पॉजिटिव न्यूज मुझे लगती है एफएमसीजी कंपनियों के लिए, और खासकर मैं HUL में बहुत ज्यादा पॉजिटिव हूँ। करंट लेवल पे भी मेरे हिसाब से खरीदारी करनी चाहिए 2800 के इसके इनिशियल टारगेट्स के लिए। ऑलराइट, तो ये राय एफएमसीजी कंपनियों पर दे दी गई है और स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति भी आपको सुझा दी गई है। आज एक और स्टॉक फोकस में था, वो था एफएल इंडिया। एफएल इंडिया में आज हमने देखा कि करीब 2% की अच्छी तेजी यहां पर देखने को मिली। शेयर पर दिग्गज ब्रोकरेज हाउस गोल्डमैन सैक्स ने कवरेज भी शुरू कर दी है। सबसे पहले तो रिपोर्ट में क्या कुछ निकल कर आया, इस पर डिटेल समझ लेते हैं, उसके बाद एक टेक्निकल चेक भी ले लेंगे। और अशरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूरी जानकारी लेकर। अशरद, बताइए। जी बिल्कुल, स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स पे शेयर ट्रेड भी कर रहे हैं और गोल्डमैन सैक्स ने इनिशिएट किया है कवरेज एफएल इंडिया पे और ये बाई रेटिंग रखा है, टारगेट प्राइस रखा है 1495 रुपीज़ पर शेयर। अब वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं ब्रोकिंग हाउस की जो डिजिटल एड की इफेक्टिवनेस है, स्पेशली इमर्जिंग मार्केट्स के, ये जो है अच्छी पॉजिटिव ट्रिगर कंपनी के लिए रहने वाली है। और रेवेन्यू की ग्रोथ की एस्टिमेशन की बात करें तो 32% का CAGR अगले 3 साल का अनुमान रखा है। ऑफकोर्स स्मार्टफोन की पेनिट्रेशन में बढ़ोतरी के कारण जो है डिजिटल एड्स में भी स्पेंडिंग होगी, उसके कारण कंपनी पे अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। कंपनी मेंटेन करने वाली अपनी ग्लोबल मार्केट शेयर जो ऑलमोस्ट 0.17% पे है और आगे जाते हुए अज्यूम कर रहे हैं ब्रोकिंग हाउस की जो ऑपरेटिंग लिवरेज है वो जो है अच्छे लेवल्स पे रहने वाले हैं
और फोरकास्ट भी अच्छे होने वाले हैं। हमने 12 मंथ टारगेट प्राइस जो है ब्लूमबर्ग से लिया, यहाँ पे भी हमने देखा कि ऑलमोस्ट 100% बाई रेटिंग रखा गया है। और अगर रिटर्न्स की बात करें तो स्टॉक ऑलरेडी इस महीने 20% से ज़्यादा का रिटर्न्स दिया है, और अगर एक साल की अवधि में बात करें तो 63% का ग्रोथ जो है एक साल में देखने मिला है। 3 अहम शेयर होल्डर्स हैं पब्लिकली, मलाबार इंडिया फंड, निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड और एबरडीन फंड, जो इस पे इन्वेस्टेड हैं। ओके, तो 1495 का टारगेट यहाँ पर देख रहे हैं गोल्डमैन सैक्स, और कवरेज शुरू की है और काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस भी देखने को मिला। अगर लिस्टिंग के बाद से अब तक के चार्ट्स देखें तो करीब 600% से ज़्यादा की तेज़ी इस स्टॉक में देखने को मिली भी है। नितिलेश, क्या व्यू बन रहा है आपका एफएल इंडिया पर? आपसे ये समझना चाहेंगे कि क्या ये स्तर आपको सही लग रहे हैं फ्रेश एंट्री करने के लिहाज से, या फिर थोड़ा और करेक्शन दिखाई दे रहा है स्टॉक पर? जी, स्टॉक को मैं सुबह से ही ट्रैक कर रहा था, अच्छा खासा ब्रेकआउट लेवल के आसपास है, लेकिन मैं यहाँ पे एंट्री करना पसंद नहीं करूंगा। 1320 मतलब जो आज का जो हाई है वो अगर क्रॉस कर देता है तो हमें एक स्ट्रेट वन वे रैली देखने को मिल सकती है 1450 से लेके 1550। ये 2 लेवल्स के लिए हम लोग इसमें प्लान कर सकते हैं। टेक्निकल्स के हिसाब से हम लोग देखेंगे तो चार्ट के ऊपर एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन बन चुका है, और इसका जो ब्रेकआउट कंफर्मेशन है वो 1320 रुपए के ऊपर अच्छा खासा मोमेंटम के साथ चल सकता है। 1320 क्रॉस होने के बाद इसमें पोजीशंस बनाए, 1280 रुपए का स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन कर। ऑलराइट, तो ये राय आपको एफए पर दे दी गई। चलिए अब रुक करते हैं हमारे खास सेगमेंट का, वीआईपी शेयर। आस्था, आपकी तरफ से आज का वीआईपी शेयर कौन सा होगा? देखिए, आने वाले कुछ दिनों के लिए जो अब स्टॉक अच्छा लग रहा है वो आइशर मोटर्स है। मेरे हिसाब से एक पोजिशनल कॉल के तौर पे इसे देखा जाना चाहिए, और बाइंग ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी भी अडॉप्ट करनी चाहिए। इसमें जो पॉसिबल टारगेट्स रहेंगे वो 3640 का पहला, उसके बाद 3800 का। 1 से 2 महीने की समय सीमा यहाँ पे मैक्सिमम रखी जा सकती है। ऑलराइट, तो ये है आज का वीआईपी शेयर, आइशर में खरीदारी करने की राय। नितिलेश, आपकी तरफ से कोई ट्रेडिंग आइडिया? मैम, 2 ट्रेडिंग आइडियाज होंगे, वो दोनों के दोनों बिकवाली साइड के होंगे। पहला जो काउंटर होगा वो होगा आईटीसी का अगर हम लोग आवरली चार्ट देखेंगे तो 313 के नीचे इसमें सेल का कंफर्मेशन आ जाएगा। 313 के नीचे इसमें बिकवाली करना है। 317 रुपए का स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। 305 से लेके 303 एक टारगेट के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं। ये ट्रेडिंग बेट होगा, पोजिशनल या फिर इन्वेस्टमेंट के हिसाब से इस पे मेरा व्यू काफी बुलिश है। मैंने मेरे क्लाइंट्स को 200 के आसपास से एक बाइंग इनिशिएट रिकमेंड किया है। और एक चीज मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा, दूसरा जो सेल कॉल होगा वो होगा महिंद्रा एंड महिंद्रा का। 1265 के नीचे अगर ये ट्रेड करना चालू कर देता है तो इसमें हम लोग एक फर्दर बिकवाली देख सकते हैं। 1240 का मेरा पहला टारगेट होगा। स्टॉप लॉस का जरूर ध्यान रखें, 1280 ये एक स्टॉप लॉस होगा। और जाते जाते एक अपडेट भी देना चाहूंगा, लास्ट शो पे हम लोगों ने टीसीएस को सेल साइड रिकमेंड किया था, ऑलमोस्ट 150 पॉइंट्स वहां से नीचे अभी ट्रेड कर रहा है। जिनका भी पोजीशन है वो वहां पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ऑलराइट, कांग्रेचुलेशन मिथिलेश उस ट्रेडिंग आइडिया के लिए भी, और आईटीसी और एमएनएम यहाँ पर भी बिकवाली की राय दी है, यहाँ पर आप नजर रखिए। चलिए आस्था, नितिलेश, आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए और तमाम स्टॉक्स पर अपना व्यू भी शेयर करने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आप बने रहिए, खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। नमस्कार। टेक्निकल चार्ट हो या फिर एफ&ओ, किस खबर का होगा आप पर कितना असर? व्यापार जगत से जुड़े हुए हर मुद्दे का विश्लेषण समझिए मेरे साथ आसान भाषा में। ग्रोथ बहुत अच्छी चल रही है। बनाइए अपने ट्रेडिंग डे की बेहतर रणनीति। शॉर्ट कवरिंग से लॉन्ग में आने में समय लगेगा, इसलिए ये एक मेक ब्रेक लेवल है। 200 दिन की एवरेज के ऊपर आके हम ट्रेड करने लगे हैं। मैं डिम्पी कालरा, जुड़िए मेरे साथ सिर्फ 18 हाउस स्वदेश पर। Maybe we should get married.